नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात, ये सीजन बारिश का चल रहा है और इस बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। बाढ़ की चपेट में आकर कई लोगों ने जिंदगी भी गंवा दी। आपको बता दें कि दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश आफत में बदल चुकी है। और इधर उत्तर भारत में भले ही मानसून की रफ्तार कुछ दिनों तक थमी रही, लेकिन आगे के दिनों में फिर से तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जलस्तर घटने के बाद भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और यहां बाढ़ के पानी से 35 गांवों का संपर्क टूट गया है। गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर जारी है। तो वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां पंजाब में घग्गर नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसमें हजारों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो चुकी है। कुल मिलाकर बारिश और बाढ़ से चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे हालात रूबरू। मॉनसून पर ब्रेक के बाद भी यूपी के कई जिलों में नदियों का जलस्तर उफान पर है, जिससे बाढ़ के हालात बने हुए हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जलस्तर घटने के बाद भी गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और आपको बता दें कि बाढ़ के पानी से 35 गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण नाव से आवागमन कर रहे हैं। वहीं गांव में बाढ़ का पानी भर जाने से ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या भी हो रही है। पीड़ित मकानों की छतों और सड़क के किनारे पॉलीथीन के नीचे गुजर करने को मजबूर है। चित्रकूट गांव के निकट 3 फीट से अधिक बाढ़ का पानी बहने से बदायूं मार्ग पर आवागमन बाधित है। हालांकि गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर घटकर 137.25 मीटर पहुंच गया है और इसके बाद भी गंगा खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पांचाल घाट पर गंगा का खतरे का निशान 137.10 मीटर दर्ज है। खो, हरेली और रामनगर से रामगंगा में 18,462 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नरौरा बांध से गंगा में करीब 1,26,978 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ के पानी से कटान होने से ग्रामीण नाव से सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। वहीं बाढ़ में डूबकर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फर्रुखाबाद में बाढ़ की तस्वीरें वाकई डरावनी है। वहीं पश्चिमी यूपी में भी हालात काफी खराब हैं। हापुड़ में 3 मासूम पानी से भरे गड्ढे में गिर गए, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। किसी तरह एक बच्चे को किसानों ने बचा लिया। आपको बता दें कि बच्चे खेतों पर चारा लाने के लिए जा रहे थे। मासूमों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और ये पूरा मामला पिलखुआ के गांव आलमपुर दहपा का है। हमारे गांव में आज 2 बच्चे बुग्गी लेकर गए थे खेत के लिए। तो उस साइड में पानी भरा था खेत में, भट्टी के साइड में। तो साइड से बुग्गी निकली दूसरी, उसके कारण पानी में जाके गिर पड़े बच्चे। उसके कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई। आज हमारे गाँव में बहुत दुख की बात है। कितने बड़े बच्चे थे, क्या नाम? ये सर, एक बच्चा करीबन 8 साल का था, एक बच्चा करीबन 12 साल का था। उधर हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर भी जारी है। गाजियाबाद के करहेड़ा इलाके में 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों में पानी का स्तर 8 से 10 फुट तक पहुंच चुका है। वहीं करहेड़ा में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवकों की उम्र 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से दोनों युवकों के शव को बरामद कर लिया। परिवार वालों का आरोप है कि अगर प्रशासन ने जल्द सुनवाई कर ली होती तो शायद दोनों की जान बच सकती थी। देखिए, यहाँ पे हमारे अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सदर दोनों लोग काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे गांव में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग भी देख रहे होंगे कि नदी जो है वो कुल मिलाकर के पीछे से नदी बेसिन का एरिया काफ़ी चौड़ा है और जब शहर के पास आती है तो इसका एरिया काफ़ी नैरो हो जाता है। और पहले जो है सिटी फॉरेस्ट बनने के कारण लगभग 40 हेक्टेयर जो नदी बेसिन का एरिया था उसमें बहुत बड़ा जो है पेड़ डेवलप हो गए हैं। साथ ही उससे लगी हुई करेड़ा की कॉलोनीज़ भी हैं जिनमें ज़्यादा बाढ़ का खतरा है। कुल मिलाकर के जो पानी एक बड़े 250-300 मीटर के स्पैन में निकलना चाहिए था
वो केवल 70 से 80 मीटर स्पैन में निकल पा रहा है। हरियाणा और पंजाब में घग्गर नदी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है, जिसमें हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसल जलमग्न होने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। साथ में सैकड़ों ग्रामीणों के आशियाने भी डूब चुके हैं। सिरसा के गिदड़ा वाली गांव के लोग वहां के घग्गर नदी के तटबंधों पर लगातार पहरा दे रहे हैं। बता दें कि उनके ऊपर प्रशासन द्वारा लाइटें भी लगाई गई हैं। साथ में प्रशासन के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, ताकि रात के समय में किसी प्रकार की कोई तटबंध टूट जाए तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ टेंट पे पधारे हो। सारा गांव पूरे जोर शोर से इस बांध पर काम कर रहा है और हमने पूरा जोर लगा के, जो इतना बाढ़ आई है आज तक नहीं आई, ये पहले बार है इतना पानी आया है। प्राकृतिक आपदा है। बारिश के मौसम में हर साल इसका प्रकोप रहता है। हर साल व्यवस्थाओं के बढ़ चढ़कर दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ये दावे हवाई साबित होते हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो जनहित में बात आज बढ़े हुए जलस्तर को लेकर, यानी कि बाढ़ को लेकर, और हर साल मानसून आता है और मानसून को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम इस मानसून के सीजन से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन तैयारी की पोल तब खुल जाती है जब जमीनी हकीकत सामने आ जाती है, और इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम, गुरदासपुर से ऋषि नगर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमन त्यागी संवाददाता हापुड़ से जुड़े हुए हैं। साथ ही रेखा वैष्णव संवाददाता गुरुग्राम से और हरजिंदर सिंह संवाददाता गुरदासपुर से। सबसे पहले फर्रुखाबाद का हाल जानते हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद में जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। कई घर तबाह हो गए, कई लोग तबाह हो गए और यहाँ पर जनजीवन जो है वो बेहाल नजर आ रहा है। क्या जानकारी है ऋषि? अनम्यूट करिएगा। ऋषि, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। आ रही आवाज आ रही जी, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 3 सैकड़ा गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की पूरी तरह चपेट में आ चुके हैं। गांव और आधा सैकड़ा गांवों का मुख्यालय संपर्क टूटा हुआ है। लोग अपने अपने मकान को सरिया तोड़ के ईंट निकाल के सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही, जिससे लगातार लोगों को पलायन हो रहा है, उसे रोका जा सके। लोग पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि हालात बद से बदतर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई राहत के तौर पर, कोई प्रशासनिक स्तर पर मदद पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जा सके? अभी तो फिलहाल प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को केवल खाने पीने के सामान ही उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कोई अभी सुविधा मुहैया कराई जाए, उन्हें पट्टे आवंटित कर दिए जाए। इस तरह की कोई सुविधा भी नहीं दी गई। शरणालय बनाए गए, उसमें बाढ़ पीड़ित जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी, अगर देखा जाए गाजियाबाद की भी स्थिति 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के जो जहां पर जलस्तर, और यमुना का पिछले दिनों देखा गया जलस्तर बढ़ने की वजह से जो निचले इलाकों में बसी हुई आबादी है वो बेहद प्रभावित होती नजर आई। तो फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं यहाँ पर? देखिए सोनी, जिस तरह से लगातार बारिश और बाढ़ का कहर गाजियाबाद में बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों की जो समस्याएं हैं, जो दर्द है वो बड़े हैं, उनको सुनने वाले नादारद हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि वो जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लोग दौरा कर रहे हैं लगातार। जो बाढ़ की जो जगह है जहां पर दूर क्षेत्र है वहां पर लगातार राजनीतिक दलों के लोग पहुंच रहे हैं, सामाजिक लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर इस बाढ़ की बात की जाए तो गाजियाबाद जनपद के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस बाढ़ से प्रभावित है। सिरोरा, सलेमपुर की बात करें, गाजियाबाद के धारीपुर, भूपेड़ी और आपके तमाम ऐसे गांव हैं, महमूदपुर है,
ऐसे तमाम गांव हैं जिनकी सैकड़ों बीघा जमीन जो फसल है वो इस बाढ़ से नष्ट हो चुकी है। लोगों के सामने संसाधन की समस्याएं आ रही हैं, खाने पीने की जी। समस्याएं भी सामने आ रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं जिनको एनडीआरएफ और तमाम जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर उनके घरों से बाहर तो ला रही हैं, लेकिन ऐसे में जो चोर हैं उनकी भी मौज आ रही है। जो चोर हैं वो ऐसे जो मकान बंद पड़े हुए हैं, जो पानी में भरे हुए हैं, उन मकानों के ताले तोड़कर चोरी की तमाम शिकायतें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तक पहुंच रही हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा उस मकान तक अपनी यानी कि निगरानी के लिए बार बार आना जाना उनका लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बाढ़ का कहर है, दूसरी तरफ चोरों का भी कहर इस मौसम में कहा जा सकता है। तो लोगों के सामने इतनी समस्याएं हैं कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि जब ये डूब क्षेत्र में कॉलोनियां बसाई जा रही थी उस समय पर भी काफी कॉलोनियों की खबर हमने भी चलाई और तमाम सोशल मीडिया पर इनकी खबरें चलती रही। लेकिन जो जिम्मेदार अथॉरिटी है, जो प्राधिकरण है, जो जिला या उप जिला अधिकारी हैं, जो उस जमीन के जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने कभी भी इस जमीन पर भूमि का जो कॉलोनियां काटी जा रही थी, जो क्षेत्र में जो कॉलोनी काटी जा रही थी, उनका कभी विरोध नहीं किया, उन कॉलोनियों को बसने दिया, बढ़ने दिया। अब उसका ही नतीजा है कि जो लोग उस डूब क्षेत्र की जमीन में बसे हुए हैं, आखिर अब वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो पानी की जमीन है, जो नदी का अपना एरिया है, नदी वहां पर बहेगी। और ऐसे में उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो पैसे दे चुके हैं, मकान बना चुके हैं, आशियाना भी खतरे में है और जिंदगी भी खतरे में। तो बिल्कुल, आशियाना भी खतरे में और जिंदगी भी खतरे में नजर आ रही है। और एक तरफ बाढ़ के प्रकोप से आम जनमानस बेहाल नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो चोर हैं वो और नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, यानी कि चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि प्रशासनिक स्तर पर इस बात का संज्ञान या गंभीरता से इस बात को क्यों नहीं लिया जा रहा है, चोरों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है। हमारे संवाददाता हापुड़ से जुड़े हुए हैं, अमन त्यागी का रुख कर लेते हैं, हापुड़ का रुख करते हैं। हापुड़ की जो घटना सामने आ रही है कि 3 मासूमों की मौत का मामला, जो डूब जाने की वजह से मौत हो गई है, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? बिल्कुल सोनी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मामला कोतवाली पिलखवा का है, जहां पर कल देर रात जो है 3 बच्चे अपनी बुग्गी में बैठकर चारा लेने के लिए जा रहे थे और बुग्गी में जो है बुग्गी का पहिया जो है वो किसी गड्ढे में गिरने से बुग्गी पलट जाती है, जिसमें तीनों बच्चे दब जाते हैं। हालांकि देखिए किसान जो वहां पर काम कर रहे थे उनकी मदद से उस बुग्गी को एक तरफ करके उन बच्चों को निकाला गया, जब तक उनमें 2 बच्चों की, एक 8 साल और एक 12 साल के बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरे बच्चे को सकुशल बाहर कर दिया गया। हालांकि देखिए इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। प्रशासन ये देखता है कि कभी कोई हादसा हो और हादसा होने के बाद और ये जो है सुर्खियों में आए, जबकि हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है जो जिला प्रशासन है उसको सख्त आदेश दे रखे हैं कि किसी भी तरह का जो है ये बिल्कुल अमन, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि जब कोई हादसा हो जाता है, जब कोई घटना हो जाती है, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, तभी प्रशासन क्यों चेतता है? इससे पहले क्यों नहीं चेताया जाता? और चेताया भी जाता है, अगर स्थानीय लोगों की तरफ से कंप्लेन भी की जाती है, शिकायतें भी की जाती हैं, बावजूद इसके लापरवाही भरा रवैया, ऐसा क्यों? बिल्कुल सोनी, देखिए बिल्कुल सोनी, मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ शिकायत करते हैं, जो आला अधिकारियों से शिकायत करते हैं, वो कहीं ना कहीं शिकायत उन लोगों की एक फाइलों में दबके रह जाती हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री लगातार इस पर जो है ग्राउंड जीरो पर भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो बड़े हादसे का कुछ ना कुछ इंतजार करते रहते हैं। जी, बड़े हादसों का इंतजार, क्योंकि छोटे हादसों से सबक नहीं लिया जाता है और ना ही उस तरीके की प्रशासनिक स्तर पर कोई तैयारी नजर आती है। और यही वजह है कि लगातार ऐसे हादसों में इजाफा होता रहता है। 3 मासूमों की मौत हो गई है। रेखा वैष्णव संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं, जुड़ी हुई हैं। रेखा, गुरुग्राम के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियों में बदलाव देखने को मिला, क्योंकि अब काफी वक्त भी बीत चुका है और एक बार फिर से मानसून यानी कि बारिश होने के आसार बढ़ गए हैं? अनम्यूट करिएगा। जी,
गुरुग्राम में जो आप देख रहे हैं बरसात का जो आसार है वो बना हुआ है। आप मेरे पीछे भी देखेंगे पानी जो है वो कई ज्यादा भारी मात्रा में जो इकट्ठा हो रखा है। आज देखेंगे बादल पूरी तरह से काले हो रखे। 4 दिन से तो खैर यहाँ बारिश नहीं थी, पर जब भी बरसात होती है बहुत बुरी हालात हो जाते हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दावे तो किए जाते हैं कि सुविधाएं सारी मुहैया कराई हैं, पर जल बहुत ज्यादा हो जाता है। वाटर लॉकिंग की समस्या बहुत ही यहाँ पर गुरुग्राम में है जो वो बनी रहती है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ दावे ही होते हैं। पीछे भी देखेंगे तो खेतों में भी पानी जो है वो खड़ा हुआ है, कई फसलें जो हैं वो खराब हो रखी है और बिल्कुल आने जाने के रास्ते बिल्कुल सारे खत्म बंद हो जाते हैं। यहाँ गुरुग्राम में बिल्कुल ही स्थिति जो है वो बहुत खराब हो जाती है। बिल्कुल संपर्क अगर देखा जाए पूरी तरीके से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है इससे भी लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। जो सीधे रास्ते जा सकते हैं उनको घूम कर जाना पड़ रहा होगा। साथ ही गुरुग्राम में पिछले दिनों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अगर देखा जाए पिछले दिनों की जो तस्वीरें सामने आई भयावह तस्वीरें थी और जिस तरीके से जहां पर लोग रह रहे हैं बस्ती में किस तरीके से पानी भरा हुआ था और बावजूद इसके स्थितियां जस की तस नजर आ रही हैं। कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। पहल क्या होती नजर आ रही है प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर? पहल की अगर बात करें तो प्रशासन के पास जब भी जनता जाती है तो सिर्फ उन्हें खोखले वादे ही दिए जाते हैं कि हाँ ये समस्या हो जाएंगी, बट जो कि त्यों रहती है। आज अगर आते हैं नगर निगम के लोग साफ करके जाते हैं तो अगले दिन फिर वही समस्या होती है। कहीं जीएमडीए की तरफ से समस्या होती है तो कहीं नगर निगम की तरफ से समस्याएं होती हैं। लोग जो हैं बहुत ही बुरे हालातों में इन बरसात के दिनों को झेल पा रहे हैं। बहुत ज्यादा तकलीफें हैं यहाँ पर गुरुग्राम में लोगों के साथ में। बिल्कुल जाहिर सी बात है जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था होती नजर नहीं आ रही है और जब जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे में तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो पैर पसारती हैं और इससे भी आम जनजीवन है वो बेहाल होता नजर आएगा। तो इस ओर जो गंभीरता बरतनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर, क्योंकि जब तबाही का मंजर नजर आता है तो ऐसे में तमाम बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ जाती हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए जमीनी हकीकत देखी जाए तो वो ना के बराबर नजर आती है। तैयारियां नाकाफी नजर आती हैं और ऐसे ही कुछ हालात अभी भी बने हुए हैं। रेखा, जिस जगह आप मौजूद हैं अगर वहां पर जैसे कि आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से पानी पानी नज़र आ रहा है, कौन कौन से जो एरिया हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं? जैसा कि आपने कहा खेतों तक में पानी पहुंच चुका है, किसान परेशान हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरीके की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है? किसानों के खेतों में जो पानी भरा तो क्या प्रशासनिक स्तर पर उसका आकलन किया गया? मैम यहाँ पर जो हम खड़े हैं इस समय सेक्टर 9 का एरिया है जहाँ पर थोड़ा दौलताबाद का जो है खेतों का एरिया आ जाता है। यहाँ पे एनपीआर पास में ही पड़ता है। द्वारिका एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो यहाँ से शहर की तरफ जाना मतलब जो गुड़गांव है यहाँ पर खेती का एरिया तो कम है, बट यहाँ लोग जॉब करने वाले ज्यादा है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है। वो जो है अपने ऑफिस में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो मतलब डूब कर पानी में डूब कर यहाँ से जाते हैं और उन्हें सहारा लेना पड़ता है। नाव तक की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, तो इतना बुरा हाल हो जाता है लोगों के साथ। ठीक है, आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ हरजिंदर सिंह भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता गुरदासपुर से, गुरदासपुर का हाल साझा करते हैं। हरजिंदर सिंह जी आपके पास आएंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए गुरदासपुर के क्या कुछ हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं? अनम्यूट करिएगा। हरजिंदर जी, आपसे मेरा सवाल था, गुरदासपुर के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? मौजूदा हालात क्या है वहां पर? जलस्तर, जल निकासी की किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या उचित व्यवस्था की गई है इस मौसमी बारिश से निपटने के लिए? आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। चलिए, तकनीकी खामी के चलते मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हरजिंदर सिंह संवाददाता हमारे साथ गुरदासपुर से जुड़े हुए हैं, वापस से रुख कर लेंगे। रुख कर लेते हैं जयवीर मावी का, गाजियाबाद का। जयवीर मावी, यहाँ पर कई सारे बिंदु निकलकर सामने आए। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं हो रही है, बावजूद पिछले दिनों आपने देखा दिल्ली में यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा हुआ था और त्राही त्राही मची हुई थी, बावजूद इसके तमाम आरोप और
प्रत्यारोप के बीच अभी जो मौजूदा हालात हैं वो फिलहाल वैसे ही बने हुए हैं। जो आम जनमानस है वो कई तरीके की दिक्कतों से दो चार हो रहा है, और जब गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल एरिया के हालात अभी ऐसे हैं तो हम बाकियों की क्या ही अपेक्षा करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे कि और बेहतर हालात होंगे। फिर भी जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कुछ रवैया नजर आ रहा है? देखिए सोनी, जो जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो नतीजा कहीं ना कहीं शून्य नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि पिछला जो कल गया है, 2 युवा गाजियाबाद के जो असौड़ नंगला गांव है वहां के जो बाढ़ का पानी था उसमें डूब जाने से उनकी मौत हुई, जिनका जो शव था जिसको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला है, जो 2 मौत हो चुकी है। वहीं आज भी एक महिला की मौत इस पानी में डूबने से हो चुकी है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने दावा किया था कि महिला अपने मकान को देखने जा रही थी, जिससे कि उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। पानी में गिर जाने से उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस बाढ़ की मौत को लापरवाही में, जो लोग हैं उनकी लापरवाही बताकर अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पानी की निकासी की अगर हम बात करें तो जो जल निकासी है वो जल निकासी तमाम जगह पर जो डूब क्षेत्र है, यानी कि जो निचली जगह है वहां पर नदी नालों में जाकर पानी मिलता है सीवर के माध्यम से या फिर नालियों के माध्यम से। लेकिन अब जो पानी का जल स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि जो नालियां जल निकासी के लिए बनाई गई थी वो नालियां भी उस पानी में डूब चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब तक पानी का जो बहाव है, जो पीछे हरियाणा का जो हथनी कुंड है, जब वहां से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है तो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। हालांकि बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कुछ जल स्तर जरूर कम हुआ है, क्योंकि पीछे से अभी पानी नहीं छोड़ा गया। बिल्कुल, तो पानी जल निकासी की अगर उचित बह रहा व्यवस्था है। कर दी जाए तो मुझे लगता है इस तरीके की दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। और साथ ही जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा था तो उससे भी लोगों को समस्याएं हुई। आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं कानपुर से, उमेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, सुरेश अवस्थी बोल रहे जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रांतों में जो ये बाढ़ की ऐसी समस्याएं जो आई हैं, इसमें तो अधिकारियों को पहले से ही डूब गए हैं, खेतों में पानी भर गया, सब्जी सब फसल पूरी डूब गई है। बिल्कुल, अधिकारियों को पहले ही अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी की बात तो की जाती है लेकिन उस तरीके से निभाई नहीं जाती और अपने आप ही वो दावे खुलते हुए, दावों की पोल खुलती हुई नजर आ जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, आम जनमानस त्राही त्राही कर रहा है, इसी को लेकर चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, जनहित में वापस लौटेंगे। पहले सुन लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब भी दिया था उन्होंने उससे। ये वास्तव में दुश्मन के प्रति, वह दुश्मन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। समाज का जो दुश्मन है, देश का जो दुश्मन है, तो हमारा मित्र कैसे? अगर देश के दुश्मन को कोई व्यक्ति अपना मित्र मानता है तो उससे बड़ी भूल तो कुछ हो ही नहीं सकती है। कोई समाज का दुश्मन है और उसको कोई व्यक्ति अपना मित्र मानता है, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? क्योंकि हमारा अस्तित्व तो अपने समाज से है, अपने राष्ट्र से है। जो मेरे समाज का दुश्मन है, मेरे राष्ट्र का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है, हमारा सगा संबंधी नहीं हो सकता है। और उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, यह दृष्टि भी उन्होंने उस समय दी थी। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, लड़ने का एक जज्बा हो, उचित रणनीति हो, तो मायने ये नहीं रखती है कि कितनी बड़ी सेना सामने खड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भी उस समय की सबसे बड़ी ताकत को हिलाने का काम कर दिया था। औरंगजेब थक गए और अंत में लड़ते लड़ते वह स्वयं दक्षिण
भारत में दम तोड़ गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का बाल बांका नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश से यह संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज का दो दृष्टियों से बहुत मायने रखता है। एक, उनके राज्याभिषेक के लिए जो पुरोहित गए थे, गागा भट्ट काशी से गए थे, तो वाराणसी से छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को लेकर के महाकवि भूषण ने जो पद्य रचे, अद्भुत है। और उस समय उन्होंने जो बात कही, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, कान जिमि कंस पर, त्यामलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। तो दिव्य प्रेम मिशन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस बीच तमाम अहम बातों का जिक्र किया। जनहित में वापस लौटते हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं या कई गांवों में पानी भरा हुआ है, तो इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और जनता की समस्याओं से सीधे सरोकार, क्योंकि हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं फर्रुखाबाद का, ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, अगर देखा जाए फर्रुखाबाद में क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ पहल की जा रही है कि अगर लगातार बारिश होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा? जिला प्रशासन ने मौजूदा समय बाढ़ चौकियां बना रखी हैं और ज्यादा भीषिका होगी बाढ़ की, तो उन्होंने शरणालय बनाए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को निकाल के उनको विस्थापित किया जाएगा और उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। कई स्कूल और महाविद्यालयों को खाली कराया जाएगा, उसमें उन लोगों को बाढ़ पीड़ितों को रखा जाएगा। ठीक है, अमन त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हापुड़ से संवाददाता। अमन त्यागी, अगर देखा जाए यहाँ पर प्रशासनिक या किसी जिम्मेदार से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है? क्योंकि जब बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं या कोई हादसा हो जाता है, तो ये हादसे ना हो इससे पहले ही ऐसे इंतजाम होने चाहिए, उसको लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है? बिल्कुल सोनी, जब अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाती है कि जो यहाँ पर ये इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, तो अधिकारियों का खास तौर पर यही कहना है कि इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब कार्रवाई होने की बात आती है तो इससे पहले एक हादसा हो जाता है और हादसे के बाद फिर केवल एक परिवार को सांत्वना देने के अलावा और कुछ अधिक प्रशासन के पास कुछ नहीं रहता। हालांकि देखिए, प्रशासन जो मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद प्रशासन काम तो करता है, लेकिन धरातल पर उतरकर वो कार्य नहीं कर पाते हैं और गरीब को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी एक अभिशाप लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारियों की लापरवाही के चलते आपसे पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं और ये जो 2 मासूमों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं इनका जिम्मेदार भी जिला प्रशासन है। बिल्कुल, जिला प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। ऋषि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर अमावी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा वैष्णव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गिरीश शुक्ला कानपुर से दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। ये समस्या जो बाढ़ की है, आग की है, संबंधी जो दिक्कतें हैं, इन सब की समस्याएं ये रोजमर्रा की जिंदगी की हैं और ये सदैव आती रहती हैं। लेकिन खेद का विषय है कि जो हमारे नेता हैं, उन्होंने आज तक इस समस्या को हल नहीं सोचा। कि जब तक हम ग्रामीणों को ट्रेंड नहीं करेंगे इन समस्याओं से लड़ने के लिए, उनको कुछ सुविधाएं नहीं देंगे, सामान नहीं देंगे, तब तक अकेले कैसे सरकार इस समस्या को हल कर सकती है। हमें ग्रामीणों को ट्रेंड करना चाहिए हर गांव में, और वहां पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो मदद की चीजें हैं, वहां उपलब्ध होनी चाहिए। जनता स्वयं लड़ने लगे समस्या से, सरकार खुद ही ये जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिर प्रशासनिक स्तर पर जिला प्रशासन की तरफ से ये दावे नहीं करने चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये समस्या और इस समस्या को लेकर जब मानसून की शुरुआत होती है, 1 साल पहले से बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन ये दावे ऐन वक्त पर
नाकाफी साबित हो जाते हैं। तो तैयारियां कैसी, इसी बात को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रुपेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर नितेंद्र हैं, सपा प्रवक्ता हैं, नरेंद्र बैसला हैं, किसान नेता हैं। शुरुआत कर लेते हैं रुपेश गुप्ता जी आपसे, क्योंकि तैयारियों को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो खोखले साबित होते नजर आते हैं जब बारिश अनुमान से ज़्यादा हो जाए। प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन जो बेसिक इंतजाम होने चाहिए वो तो नाकाफी नहीं साबित होने चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। और आपके इस प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं खुद बाढ़ पीड़ित के क्षेत्रों में मैं गया हूँ और जिस प्रकार से सरकार की जो कोशिशें हैं, जिस प्रकार से पूर्व में इस प्रकार की विपदाएं आती थी और लोग इसको अवसर बनाते थे भ्रष्टाचार रूप में, इस सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। आज पूरी तरीके से मैं जिस जनपद रहता हूँ वो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हमारे यहाँ लगभग 69 गांव इस 3 तहसीलों में प्रभावित हैं। सरकार द्वारा तत्काल आपके कहने का मतलब है कि पहाड़ी क्षेत्र जब प्रभावित नहीं है तो मैदानी क्षेत्रों का तो हम सोच भी नहीं सकते, यही कहना है? आपके कहना है कि मतलब ऐसी समस्याएं नहीं हैं। ये जो आम जनमानस है जो प्रभावित होता नजर आ रहा है, जो पलायन करने को मजबूर है, तो ये तस्वीरें झूठी हैं? आप मेरी बात समझिए। आपने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की जो दिक्कतें हैं, मैं कह रहा हूँ फौरी तौर पर हर तरीके से बाढ़ पीड़ितों को हर सप्ताह संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से, चाहे सरकार के जनप्रतिनिधि, चाहे सरकार के अधिकारी, स्वयं मैं पार्टी के संगठन के लोग भी लगातार जो भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता हो सकती है उन सबको तय समय पर। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है रुपेश जी, मदद पहुंचाना, हालातों का जायजा लेना। हाँ, ये एक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि सत्ता में आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं। मॉनसून आने से पहले तैयारियां क्यों इस तरीके से नहीं की जाती हैं कि ये ऐसे हालात ना बने, लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं? या ठीक है, अनुमान से अधिक, अनुपात से अधिक अगर बारिश हुई तो उसको लेकर एक व्यापक इंतजामात होने चाहिए? देखिए, आप इससे पहले भी देखिए पूरे देश भर में कितनी विपदाएं, आपदाएं हैं, कितने बड़े तूफान आए, लेकिन सरकार की अभी आपके तत्काल के आप तूफानों को देखिए, सरकार की तैयारियों को रहते हुए जनहानि नाम मात्र की हुई है। सरकार की तैयारियां हैं जो इतनी भीषण बाढ़ के बावजूद भी सरकार ने जनहानि को कम से कम करने का प्रयास किया और जितनी कोशिश हो सकती है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। एक दूसरा, बाढ़ को लेकर जो आप सवाल उठा रही हैं, ये प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पर इंसान कमजोर हो जाता है। सरकार के प्रयास में कोई प्राकृतिक कमी नहीं आपदा, है। अभी दिल्ली की तस्वीरें साझा की थी, दिल्ली में किस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ था और सवाल लगातार ये उठाए जा रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम में बदलाव नहीं किया गया, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई और इसमें भी राजनीति चरम पर हुई। देखिए, राजनीति जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति नहीं मानती है, मानव सेवा का एक अवसर नहीं, मानती लेकिन है। बीजेपी भी तो कर रही थी, वो अपने एरिया का बखान कर रही थी कि यहाँ पर हमारे उसमें नहीं आता कार्य क्षेत्र में, और दिल्ली सरकार अपना कह रही थी कि ये एरिया हमारे उसमें नहीं आता। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो जाते हैं और जनता की समस्याओं से किसका सरोकार होगा। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, आपके पास आएंगे। जैसा कि रुपेश गुप्ता जी का कहना है कि ये सरकार की जो तैयारी का ही नतीजा है कि जनहानि ना के बराबर है। सोनी जी, वैसे तो हम लोग संवेदनशील लोग हैं और जब प्राकृतिक आपदाएं या इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसमें हम लोग राजनीतिक चर्चा ना करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा संभव मदद करने का काम करते हैं, राहत कार्य में लगने का काम करते हैं, जो समाजवादियों का करते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात शुरू की तो सीधे उसमें आपदा में अवसर की बात ले आए। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही कल्चर हो सकता है कि जब भी आपदा है तो उसमें वो स्वयं अवसर तलाशने लगते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं। और इसका सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि जब पाप हो या पुण्य ऊपर गंगोत्री से चलता है तो नीचे तक आता है, और इसका उदाहरण कोरोना काल देखा जाए। कोरोना काल में जैसे ही देश में भीषण आपदा आई, लोग पैदल घरों में जाने के तैयार हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत आपदा में एक अवसर का नारा दिया और एक नया फंड बनाया जिसका नाम रखा पीएम केयर फंड। जबकि भारत सरकार का एक पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद था जो सरकार का था, लेकिन एक निजी फंड
एक प्राइवेट एनजीओ जिसका नाम रखा गया पीएम केयर फंड, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री उसमें शामिल होते हैं निजी रूप में, एज ए नरेंद्र मोदी, एज ए अमित शाह, एज ए निर्मला सीतारमन, ना कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में। और भारत सरकार का सिंबल उसमें यूज किया जाता है और प्रधानमंत्री कार्यालय को उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बताया जाता है। पूरे देश से प्रधानमंत्री उसके राहत के नाम पर अरबों खरबों रुपए का चंदा मांगते हैं। आज तक उस जो वो फंड वो ऑडिट से बाहर है, जो सूचना के अधिकार से बाहर है। क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उसमें करोड़ों और अरबों करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक से लिया गया, एक एक दिन का वेतन काट लिया गया, वो पैसा किस्मत में खर्चा किया गया। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ रुपेश गुप्ता जी हैं, क्योंकि ये राहत राशि का जिक्र कर रहे हैं, फंड का जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर आप जवाब दे दीजिए, इसके बाद हम किसान नेता का रुख करते हैं। सोनी जी 1 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। सोनी जी 1 मिनट बात खत्म कर रहा हूँ। तो वहां फिर उसी तरीके का जब माहौल आया कि जब प्राकृतिक आपदा बाढ़ आई, बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा इसमें भी घोटाले, और ये सच बात है कि जो संसाधन सरकार की ओर से जनमानस को राहत पहुंचाए जाने के लिए होने चाहिए, उस पैसे में भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। लोगों को संसाधन मुहैया नहीं कराए जा रहे, ना राहत कैंप है, ना उनको सामग्री है, बचाव कार्य जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। मेरा सिर्फ ये कहना है। चलिए, बचाव कार्य नहीं हो पा रहे जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या यही वजह है? आपने कहा ना ये मानव सेवा काम है, ये तो राजनीतिक बातें कर रहे हैं, कोरोना की बातें कर रहा है। आप तो साक्षात गवाह है, पूरा देश गवाह है। जिस कोरोना की पूरी दुनिया ने तारीफ की, इनको नहीं नजर आएगी ना। इन्होंने जो काम किए वो सरकार ने 2022 में उनको परिणाम मिल गया है। इनके भ्रष्टाचार के, इनकी गुंडा राज से किस प्रकार दस्त थी, किस प्रकार से वैसी चलिए, राहत राशि को लेकर जिक्र कर रहे थे, उस तरीके से क्या उस आधार पर अगर देखा जाए तो राहत पहुंचाई जा रही है? आम जनमानस जो बाढ़ से प्रभावित एरिया हैं या बाढ़ से प्रभावित जनमानस है, उसको लेकर क्या कुछ राहत पहुंचाई जा रही है सरकार की तरफ से? क्योंकि सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। कोरोना पे अलग से बहस कर लीजिएगा, आपके पास कुछ नहीं है। 2022 में आपको जनता ने दिखा दिया है। ठीक है, 2022 का जिक्र बाद में कर लेंगे रुपेश जी, 2024 का जिक्र भी कर लेंगे आने वाले समय में। अभी फिलहाल मौजूदा हालात पर चर्चा कर ली जाए। मदद करें, उसमें घोटाले क्यों लेके आ रहे हो? क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को निकालिए, मदद करें लोगों की। रुपेश जी सवाल का जवाब, सीधा सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। राहत राशि का जिक्र जो किया गया, भ्रष्टाचार का जिक्र कर दिया गया, अगर बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो एरिया है, जो वहां का जनमानस बेहाल है, जहां जहां पर ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके की, क्योंकि राहत बचाव कार्य की एक जिम्मेदारी बनती है सरकार की, किस तरीके से राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है? देखिए सोनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से सरकार राहत सामग्री भेज रही थी। पूर्व में राहत सामग्री हमेशा जनपद स्तर खरीद होती थी और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता था। आज सरकार द्वारा पैकेट आ रहे हैं, उनमें 18 प्रकार के आइटम दिए जा रहे हैं, तिरपाल दिया जा रहा है, आटा दिया जा रहा है, आलू दिए जा रहे हैं, दाल दिया जा रहा है। अभी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए थे, जयवीर मावी ने वहां की जमीनी हकीकत बताई कि जिनके घरों में पानी भर गया है, गाजियाबाद का जिक्र कर रही हूं, जहां पर घरों में पानी भरा वहां के लोग पलायन कर गए या दूसरी स्थानों पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो चोर हैं, चोरों का आतंक वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, एक बात तो आप मान लीजिए, इस पे तो मैं सवाल कानून व्यवस्था का, उत्तर प्रदेश में आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की तारीफ की जाती है। महाराज जी के शासन में नहीं, बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर तो पूरे यूपी की इस समय तारीफ, पूरे मतलब योगी जी के मॉडल को हर जगह स्वीकारा जा रहा है। ठीक है, कंपेयर मत करिए, अदर पार्टियों से आप कंपेयर मत करिए। मौजूदा हालात पर अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए जाते हैं। जी, कानून व्यवस्था को लेकर यदि ऐसी कई घटनाएं आती हैं, यकीन मानिए प्रशासन पूरी ताकत से सक्रिय भूमिका निभाएगा और जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनके खिलाफ जो सख्त से कार्रवाई हो सकती होगी वो होगी। इस सरकार पे ये पूरा विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता का है। ठीक है, नरेंद्र बैसला जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी आपके पास आएंगे।
दावे रुपेश गुप्ता जी ने अपनी सरकार के दावे बता दिए, किस तरीके से वो आम जनमानस के लिए काम कर रही है। सवाल भी सपा प्रवक्ता ने भी उठाए राहत राशि को लेकर या आम जनमानस को राहत पहुंचाए जाने को लेकर। अब सवाल मेरा आपसे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किसानों के खेतों में पानी भर रहा है, प्रशासनिक या जिला प्रशासन की तरफ से उसका आकलन कराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो क्या वाकई सरकार की तरफ से राहत पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है? आपसे ही जान लेते हैं। नमस्कार सोनी जी, जो भाजपा वाले चटबट के दावे कर सर रहे आपके हैं, पास वापस लौटते हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। फतेहाबाद से विनोद जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विनोद जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैडम जी। मैं अपनी राय ये देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना लेके आए थे, नदियों को जोड़ने की योजना। हाँ। जैसे आज पंजाब डूब रहा है, लेकिन राजस्थान बिल्कुल सूखा पड़ा है। यूपी का पानी अगर आप झारखंड और पश्चिम बंगाल में दे दें तो ना तो कोई सूखा रहेगा और ना बाढ़ आएगी। अगर नदियों को जोड़ दिया जाएगा। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के अगर लिए आप और ये राय साझा बढ़ा दे तो भी। शुक्रिया जी। आपके पास वापस लौटेंगे नरेंद्र बैसला जी। बताना चाहता हूँ मैडम आपको, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। हमारे यहाँ पर दर्जनों गांव है जहाँ बाढ़ से पीड़ित है। गढ़ी, फिरौरा, मेमनपुर, भूखेड़ी और आपका ये फरकनगर, अटौड, इनमें सारे पानी भर चुका है और पशुओं के लिए चारे का भी बहुत संकट है और ग्रामीण के लिए रोजी रोटी की बहुत दिक्कत आई हुई है इस टाइम पे। बाढ़ प्रभावित, बाढ़ से जो हालात बिगड़े हुए हैं, ज़्यादातर जो मामले सामने आ रहे हैं, अभी जो ज़मीनी हकीकत हमने साझा की दर्शकों के साथ, जो तमाम दर्शक देख रहे थे, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम, गुरदासपुर की तस्वीरें हमने साझा की कि मौजूदा हालात वहाँ पर क्या कुछ नज़र आ रहे हैं। किसान परेशान हैं क्योंकि उनके खेतों में पानी भर गया है। कई एकड़ की जो ज़मीन है, जो खेत पर एक आकलन कराया जाना चाहिए, उचित राहत पहुंचाई जानी चाहिए। मैं सोनी मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपके किसी सवाल को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि बाढ़ अभी है, ये बिल्कुल सरकार तय करे बैठी है कि जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसका 33% मुआवजा देने की पूरी तैयारी है, लेकिन उसका आकलन तभी हो पाएगा जब बाढ़ का पानी कम होगा। सरकार इसमें कोई कोताही नहीं करना चाहती, हर गरीब किसान के साथ सरकार खड़ी हुई है। जो मदद हो सकती है, जैसे ही बाढ़ कम होगी तुरंत फसलों का मुआवजा देने का काम भी शुरू हो जाएगा। अभी मेरे पास पहली व्यवस्था क्या कि फौरी तौर पर उनको राहत किट पहुंच जाए, जो उनकी जीवन जीने की पहली प्राथमिक आवश्यकता वो पूरी हो, और वो किटें पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही पानी का घटने का काम जारी होगा तुरंत पानी घटने का काम कैसे जारी होगा? आपको भी पता है कि कितनी तैयारियां की जाती हैं। अगर बेसिक स्तर पर देखा जाए, चिल्ला चिल्ला कर ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन कितनी तैयारियां हैं? पिछले दिनों देखा गया किस तरीके से बारिश हुई। तैयारियां कह देने से तैयारियां नहीं होती रुपेश जी, तैयारियां करनी पड़ती हैं, जमीन पर उतरकर समीक्षा करनी होती है, मॉनिटरिंग करनी होती है, तब जाकर तैयारियां होती हैं। नहीं, मैं आपको कहता रहा हूँ, ये इस प्रकार की आपदाएं आप भी बता रही हैं, दिल्ली की आपदा की कितने 100 वर्ष है, कितने साल बाद आई है। प्राकृतिक आपदा नहीं कहेंगे, आपदा जैसे हालात बने, लेकिन ये इतना था कि तैयारियां अगर उचित तरीके से की गई होती तो मुझे लगता है इस तरीके के हालात नहीं बनते। नहीं, मैं अपने जनपद की बता सकता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। सरकार ने बड़ी तैयारियां की, जो आपकी परपोकम लाइन पड़ती है वो डलवाई, बाढ़ को कई गांव कटने से बचे भी हैं। आप यहाँ मौके पे आइए, गांव में जो बाढ़ रोकने की व्यवस्था पहले से की गई। मौके का मुआयना करने के बाद ही सर हम डिबेट पर बैठते हैं। मौके का मुआयना अभी आधे घंटे हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे, जमीनी हकीकत को दिखा रहे थे। हम झूठी तस्वीरों के आधार पर बात करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, और शुक्रगुजार हैं हम आपके कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, नहीं तो जवाबदेही से बचते हुए नजर आते हैं। डिबेट में ना बैठकर जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता है। नितेंद्र यादव जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए कब तक प्राकृतिक आपदा का हवाला दिया जाता रहेगा? सोनी मैम देखिए, एक कहावत कही जाती है कि
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी हमारे साथ किसान नेता नरेंद्र बैसला जी बैठे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के गांव के नाम का जिक्र किया और सीधे ये बता रहा है कि अभी तक ना वहां पर सरकार पहुंची, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा, ना कोई वहां प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा। ये तैयारी बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तैयारी है। अरे ये तो सरकार की लापरवाही से ये घटना हो रही है, ऊपर से अभी तक कोई वहां मदद नहीं पहुंच रही है सरकार। ठीक है, आप विपक्ष में हैं अगर देखा जाए नितेंद्र जी, तो सवाल उठाना लाजमी है, आपका जो काम है वो बखूबी कर रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर समाज में इस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, किस तरीके से आम जनमानस बेहाल है, बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय हम उस जिम्मेदारी का हिस्सा बने, हम पक्ष और विपक्ष मिलकर ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए उतरें? क्या एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है विपक्षी पार्टियों की भी? सोनी जी, मैंने पहले राउंड की डिबेट में भी यही कहा था कि हम लोग संवेदनशील लोग हैं, ऐसे हालात पर सीधे सीधे जमीन पे उतर करके मदद करने का काम हमारे कार्यकर्ता और हम लोग करते हैं, कोई राजनीति नहीं करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठ करके सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लोक व्यवस्था पर और कानून व्यवस्था पर कर रहे हैं पूरा और अभी कह रहे मेरा क्षेत्र, भारत सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के अंडर में ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत का जो नहीं आता है? पूरा भारत इनके अंडर में आता है। तो ये कह के कि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, दिल्ली जी की घटना का जिक्र करके ये जिम्मेदारियों से बचने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अभी नरेंद्र बैसला जी प्रमाण दे रहे हैं, क्या बताइए उनके गांव में, ये तो मौजूद है, तो स्टूडियो अपने घर में बैठे हैं, हो सकता है मैं भी उस घटना से दूर हूं, लेकिन नरेंद्र जी वहां मौजूद है, इनके गांवों की घटना है और ये बता रहे हैं वहां पर कि अभी तक इन गांवों का नाम लेकर ना कोई प्रशासन का व्यक्ति पहुंचा, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं कि तत्काल पहले उन लोगों की मदद की जाए? हम लोग तो निजी संसाधन से मदद करने को और सरकार की मदद करने को तैयार है, हमारे कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं, नरेंद्र जी के साथ ही वहां किसान नेता काम कर रहे हैं, लेकिन जवाब दे दीजिए सरकार का दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं? कौन सा क्षेत्र आपके दायरे से बाहर है या छूटा जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ जी, क्योंकि आपने कहा कि बाढ़ की पूर्व तैयारी क्या थी, मैं आपको बताऊं इस जनपद, क्योंकि यहाँ गंगा का क्षेत्र, यहाँ बाढ़ आती रहती, सरकार की तैयारी ये थी कि पूर्व में इस बाढ़ जब आई तो 108 ग्राम प्रभावित थे, लेकिन जब तैयारियां की गई तो आज हमारे 69 मतलब खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। उसके बाद भी हमने 39 गांवों को बाढ़ से बचाने का काम किया है और अभी भी इसकी तैयारियां जारी हैं। एक दूसरा, आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जी कि हम संवेदनशील मुद्दों पर सभी, आप संवेदनशील हैं कहाँ? अगर आप होते तो बाढ़ पीड़ितों पे बात नहीं, आपके कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाते, उनके संवेदनशील होते तो आप मणिपुर की घटना पर चुप नहीं होते। चलिए मणिपुर का मुद्दा मत लाइए, बाढ़ प्रभावित मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, कितना आप मणिपुर पर चिल्लाएंगे? ये मणिपुर के मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं जी। पूरे देश ने देखा है कि मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके बाढ़ को लेकर मणिपुर, नितेंद्र जी आपको लगता है ये मणिपुर के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं? वो मसला अलग है, उसको लेकर हम डिबेट कर चुके हैं। सोनी जी ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन संवेदनशील है? ये सर्टिफिकेट देने के लिए कोई किसी को नहीं बैठा है, यहाँ पर बात जिम्मेदारी की हो रही है। किस मुंह से बात करेंगे? जितेंद्र जी, सर्टिफिकेट आपको 2014 में मिला है, 17 में मिला है, 19 में मिला है, 22 में मिला है। लोकतंत्र, जनता जनता को सर्टिफिकेट चाहिए व्यवस्थाओं को लेकर। रुपेश जी, जनता की जन समस्याओं का निदान होना चाहिए, क्योंकि हर एक शख्स का यही सवाल है, क्योंकि जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उसको लेकर क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्या कुछ बदलाव के तहत काम किया जाएगा आगे, ताकि आम जनमानस को कुछ राहत मिल सके। क्योंकि बेसिक सुख सुविधाओं का हवाला दिया जाता है, ये राजनीतिक पार्टियां जब वोट के लिए अपील करती हैं तो इन्हीं बेसिक सुख सुविधाओं को लेकर जाती हैं आम जनमानस के बीच। सोनी जी एक लाइन में जवाब दे दूं, इन्होंने कहा अभी 14 में मिला, 17 में मिला, 19 में मिला। सवाल मेरा आपसे नहीं था नितेंद्र जी, सवाल मेरा रुपेश जी से था। रुपेश जी से जवाब एक लाइन में इनको जवाब दे दे। अभी इन्होंने मुझ पर टिप्पणी की, मैंने एक लाइन में कहना है कि इन्होंने 16, 17, 19 का जिक्र किया, इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अभी अभी ताजे सत्ता में, इसके पहले देश में 67 सालों तक बहुत सारी सरकार आई जो कई 40 वर्षों तक राज्य करती रही, लेकिन ये 2 बार क्या नितेंद्र जी? ठीक है, आप जब सत्ता में थे तो क्या तब ऐसे हालात नहीं थे? कभी नहीं आने वाले हैं।
आप राजनीति करेंगे सेवा के नाम से, आप कभी नहीं आएंगे। समस्याएं समझो, बाढ़ पीड़ितों की मदद करिए। लाल झंडा फैलाए रहते हो ना, जाके वहाँ क्षेत्रों में चलिए जाएं। नरेंद्र बैसला जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, क्योंकि जो हकीकत है, जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उससे बहुत पास मुखातिब होंगे। नरेंद्र जी, सरकार जो सुविधाएं दे रही है, क्या वो काफी हैं आम जनमानस की राहत के लिहाज से? मैडम मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे सांसद है वीके सिंह, उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कौन से गांव में बाढ़ आ रही है, कौन से नहीं आ रही, कौन से में, उनको गांव के नाम ही नहीं मालूम। इस क्षेत्र में, लोनी क्षेत्र में, आज तक उन्होंने लोनी क्षेत्र का रुख करके नहीं देखा है। तो सुविधा तो क्या देंगे? भाई साहब जो नरेंद्र जी बोल रहे हैं, इन्होंने क्या वहाँ के पीएम साहब से बात की है? क्या जिलाधिकारी महोदय से बात की है? ठीक है नरेंद्र जी, आपने जिलाधिकारी से इस समस्या को लेकर बात की, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जिलाधिकारी हमारे यहाँ 2 पदों पर है, जीडीए उपाध्यक्ष, जबकि एक अलग रहता है। जिलाधिकारी 2-3 दिन बैठते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है किसानों के बारे में सुनने की। वो कहते हैं उद्योगपति आओ। किसी तरीके का कोई आश्वासन, आपकी समस्या सुनी गई? आपने जो बात उनसे कही, कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? किसानों के मिलने का टाइम नहीं है मैडम जिलाधिकारी को। यहाँ पर तो जो बोलते हैं कि जो फूड केस लेके बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, उनसे बात होगी, किसानों से मुलाकात नहीं होगी। मैं कई बार जिलाधिकारी से मिलने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कोई वहाँ पे कुछ नहीं होता। जो सहायक है वो बोल देते हैं कि वो जीडीए में बैठे हुए हैं, वहीं पे जीडीए की समस्या सुन रहे हैं। रुपेश जी, जब जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है, समस्या से मुखातिब होने को तैयार नहीं है, तो समाधान कैसे होगा? क्या बात करते हैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हो, जहाँ हर वक्त समस्याएं ही सुनी जाती हो। 24/7 भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों ही इस ध्येय से काम कर रहे हैं। वहाँ आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जिलाधिकारी वहाँ काम नहीं सुनते, मुझे नहीं लगता है कि। चलिए, लोनी इलाके का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यहाँ की समस्या से जिला स्तर पर अवगत कराने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं, क्योंकि समस्या को सुना ही नहीं गया। तो इसको लेकर क्या कुछ पहल रहेगी रुपेश जी? मैं आपके क्षमा चाहेंगे सोनी मैम, आपका प्रश्न सुन नहीं पाया मैं। क्या कुछ पहल रहेगी? आपने सुनी पूरी बात नरेंद्र बैसला जी की, उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार है जिला प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, सुनने को तैयार नहीं। देखिए, मैं संबंधित मंच पर इस बात को रखूंगा कि आपके द्वारा कुछ जानकारियां आई, जहां तक सुविधाएं और लोगों को अभी तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है, जो मेरे जानने का विषय वहां तक रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है, मैं अपने क्षेत्र में पुनः कह रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र से इस बात से आश्वस्त हूँ कि पूरी तरीके से सरकार सजग है, अधिकारी सजग हैं। जहां पे भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, सरकार तुरंत राहत किट पहुंचा रही है। हमारे यहाँ जनपद में 5000 राहत किटें आई हुई हैं और आज तक समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुपेश जी, आपने आश्वासन दिया, उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान होगा। विपक्ष के अपने आरोप हैं और साथ ही सत्ता पक्ष का ये कहना है कि लगातार जो सरकार है वो आम जनमानस को राहत देने का काम कर रही है, और जो क्षेत्र राहत से अधूरे हैं उस ओर भी प्रयास रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास रंग लाए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।